दोस्तों, एक बहुत ही रोचक सा तथ्य है। हम रोज अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं और उनमें से एक न एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसके बारे में हमें डाउट होता है कि कहीं इसका कोई स्क्रू ढीला तो नहीं, ये नॉर्मल तो है ना, कि कहीं ये साइको तो नहीं। कई बार ये व्यक्ति हमारे अपने आसपास के, अपने परिवार या पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या फिर वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बाहर कभी कभी मिलते हैं, या फिर वो कोई ऑटो रिक्शा वाला, सब्जी वाला, कोई भी हो सकता है। कोई किसी दुकान में सेल्समैन हो सकता है, किसी मंदिर में रास्ते पर सीढ़ियों पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, मंदिर के अंदर पंडित जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कई बार हमें खुद के बारे में भी ये डाउट होता है कि कहीं मेरा कोई स्क्रू ढीला तो नहीं। तो क्या आप जानना चाहेंगे? सवाल है कि क्या आप समझना चाहेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति मेंटली नॉर्मल है या नहीं, कि वो एबनॉर्मल तो नहीं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस YouTube चैनल हैप्पीनेस क्लिनिक, आपकी खुशियों की फैक्ट्री, जिसमें आप समय समय पर मनोविज्ञान की दुनिया के ऐसे कई रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। तो इसके लिए आपको उस व्यक्ति में 3 बातों का निरीक्षण करना है। पहली, उसके विचार, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी तर्क करने की क्षमता, उसकी प्लानिंग, उसका जजमेंट, जिसे हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग कहते हैं। दूसरा, उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं, वो कैसा महसूस कर रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है। और तीसरा, उसके एक्शंस, कि वो कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। तब उसके थॉट्स, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसके इमोशंस या उसके एक्शंस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये समझने के लिए 4 क्राइटेरिया, 4 मापदंड है, जिसे हमने 4 Ds के फॉर्मूले में डाला हुआ है। मतलब 4 प्रकार के Ds। तो पहला D, पहले D का मतलब है डेविएंस, जिसका अर्थ होता है कि कुछ अलग सा, कुछ अजीब सा। अलग किससे? जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है पर्टिकुलर सिचुएशन में, वैसा ना होकर कुछ अलग है। उसके विचार, उसके इमोशंस या उसके एक्शंस। जैसे उदाहरण दिया जाए तो किसी एक बच्चे की एग्जाम आने वाली 2 दिन में, इस सिचुएशन में अपेक्षित यह है कि वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय, वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में, लिखाई में दे। लेकिन वो ऐसा ना करके अगर दिन भर सोया रह रहा है, बिल्कुल अपने बुक्स को हाथ नहीं लगा रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग है। मतलब जो एक्सपेक्टेड है उससे अलग है। या कोई मेडिटेशन की क्लास चल रही है, तो वहां पर कोई बच्चा उठ करके अपने कपड़े फाड़ने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, या जोर जोर से डांस करने लगे, अजीब सी हरकतें करने लगे, तो ये कुछ अजीब सा है। तो ये पहला क्राइटेरिया है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का बिहेवियर, एक्शन, थॉट्स नॉर्मल एबनॉर्मल है, ये समझने के लिए कि वो अजीब सा होना चाहिए। लेकिन इसमें एक पेच है। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो अलग तो होते हैं, लेकिन उसे एबनॉर्मल कहे या ना कहे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ये अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक बात बताते हैं कि मैं अपने काम में, लैब में इतना बिजी रहता था कि कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे शादी भी करनी चाहिए, और इस तरह से मैं बिना शादी करे ही अपनी जिंदगी जी गया। अलग तो है उनका ये बिहेवियर, अलग तो है, अजीब तो है, लेकिन क्या ये एबनॉर्मल है? नहीं। नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना है, जिन्होंने अपनी एक जिद के लिए लगभग 30-32 साल या शायद उससे भी ज्यादा जेल में बिता दिए। मतलब अपनी पूरी जवानी, बुढ़ापे तक जेल में बिता दिया। अजीब है, अलग है, लेकिन क्या ये एबनॉर्मल है? तो सिर्फ अजीब होना ही एबनॉर्मल होने का क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए कुछ और भी देखना पड़ता है। तो दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा डी, पहला डी था डेवियस, दूसरा डी डिस्ट्रेस,
मतलब वो थॉट, वो इमोशन, वो बिहेवियर कुछ ऐसा हो कि वो उसकी लाइफ में, उस व्यक्ति की लाइफ में डिस्ट्रेस, मतलब कुछ ज्यादा ही तनाव, टेंशन, असहज सी फीलिंग लेकर आए, या उसके लिए ना हो लेकिन उसके आजू बाजू वाले ऐसा महसूस कर रहे हो कि ये कुछ बहुत टेंशन वाली बात है। अगर ऐसा है तो फिर हम उसे एब्नॉर्मल कह सकते हैं। जैसे कल एग्जाम है और आज मैं बहुत ज्यादा अगर उसके बारे में सोच रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, मैं लिख पाऊंगा या नहीं, इस तरह से उटपटांग सोचना और उस सोच में, उस टेंशन में अपनी तबीयत खराब कर लेना, और फिर कल जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एग्जाम हॉल में जाकर के चक्कर खा के गिर जाना, घबरा जाना, हाथ कांपना, पेपर नहीं लिख पाना, हाथों से पसीना छूटना, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस। इसमें भी एक पेच है। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बहुत ज्यादा टेंशन आता ही है, तो परीक्षा में इतना ज्यादा घबराना कि अपनी तबीयत खराब कर लेना निश्चित ही ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। हालांकि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कि आपको याद होगा सुनामी आई थी, या एक भूकंप आया था, ऐसी जगह पर अगर आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, तो इस बिहेवियर को एबनॉर्मल नहीं कहा जा सकता। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है और वहां पर आप अपने होश आवास खो दे रहे हैं, बहुत जोर से रो रहे हैं, काफी परेशान हैं, तो ये निश्चित ही एबनॉर्मल नहीं कहा जा सकता। तो तीसरा डी हमारा है डिसफंक्शन। इसका मतलब होता है कि अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पाना, और ये भी कि अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाना, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान नहीं रहना। जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, सोचने समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता, इसका कम हो जाना, अटेंशन, कंसंट्रेशन कम हो जाना। फिर से वही एग्जाम का उदाहरण हम देंगे कि ये तनाव इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि हम पढ़ाई में अटेंशन, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। एग्जाम में लिखते समय हम अपनी पूरी क्षमता से नहीं लिख पा रहे हैं, जो पढ़ा था पहले पूरा याद था वो भी हम भूल गए, जितने नंबर मिलने चाहिए उतना नहीं लिख पाए, जितनी क्षमता है उतना नहीं लिख पाए। तो इसे हम कहते हैं डिसफंक्शन, मतलब जो होना चाहिए वो ना हो के उसका उल्टा हो रहा है। और चौथा क्राइटेरिया डेंजर, मतलब आपका वो बिहेवियर, वो फीलिंग या वो विचार, वो नजरिया आपके ही लिए डेंजरस है, या आपके जीवन के लिए, आपके काम के लिए डेंजरस है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमारे लिए डेंजर नहीं होता है, लेकिन हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए हम डेंजर हो जाते हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इस तरह से इन 4 डीज के आधार पर हम पता लगाते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल। हालांकि फिर एबनॉर्मलिटी के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वो कौन सी बीमारी है, मानसिक बीमारी है या नहीं है, या क्या है, ये समझने के लिए फिर हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। वो खैर वो हम बाद में देखेंगे, अपने अगले किसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहां पर एक बात हमें और समझना है कि ये तो हो गया कि एबनॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल सोच है, तो फिर सवाल तो ये भी है ना कि अगर ये एबनॉर्मल है तो फिर नॉर्मल क्या है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या आप जानना चाहेंगे?